प्रक्रिया का पढ़ना है, जियोमार्फिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? भू-आकृतिक प्रक्रिया, जियोमार्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के बारे में बताया गया है। पृथ्वी का भू संचलन क्या होता है, पहला टॉपिक है पृथ्वी का भू संचलन। भू संचलन क्या होता है? वो मतलब पृथ्वी संचलन मतलब पृथ्वी का गति या पृथ्वी का चलना, धरातल का चलना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? भू संचलन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति से क्या है? पृथ्वी की गति या धरातल का चलना, इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी की गति या धरातल का चलना, जिसके अंदर ये गति कुछ ऐसी गति होती है जो बहुत तेजी से होती है, और कुछ गतियाँ इतनी धीरे धीरे मंद गति से होती है कि हमें वो पता भी नहीं चलती, और कुछ गतियाँ इतनी तेजी से होती हैं कि वो हमें दिखाई देती हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई देती हैं। जैसे पृथ्वी की जो सबसे तेज गति अगर देखा जाए, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, उसमें आपका ज्वालामुखी जब होता है तो वो प्रत्यक्षता दिखाई देता है, या भूकंप जब आता है। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें धरातल का चलना या भू संचलन जो है तीव्र गति से होती है। लेकिन कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे होती हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो चलती रहती हैं, प्रोसेस में रहती हैं। उसके अंतर्गत जैसे मैदानों का निर्माण होता है, जो मैदान होते हैं फील्ड्स, उनका जो निर्माण होता है बहुत धीरे धीरे होता है, एक लंबे समय के अंतराल के बाद मैदानों का निर्माण होता है। इसके अलावा और क्या है? पर्वतों का निर्माण भी कैसे होता है? बहुत धीरे धीरे, एक लंबे प्रोसेस के पश्चात पर्वतों का निर्माण, मैदानों का निर्माण होता है। ठीक, अब इसमें हमें दो गतियों के बारे में पढ़ना है, एक है अंतर्जात बल, एक है बहिर्जात बल। कौन कितने बल है? दो बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ठीक है, इसमें हमें कितने बलों के बारे में पढ़ना है? एक हो गया आपका बहिर्जात बल, बहिर्जात बल या बहिर्जात संचलन बोलते हैं। पृथ्वी का बाहर की तरफ, बाहर मतलब बाहर की साइड, बहिर्जात का मतलब क्या? बाहर। ठीक है, और एक होता है अंतर्जात। अंतर्जात बल या संचलन भी लिख सकते हैं, अंतर्जात बल या बहिर्जात बल या संचलन। अंतर्जात बल आंतरिक सतह, पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले संचलन को क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल बोलते हैं। लेकिन बाहर होने वाले संचलन या लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। पहले लिखना अंतर्जात बल, इसकी डेफिनेशन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल को अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल कहते हैं, तथा इस बल के कारण होने वाले संचलन को अंतर्जात संचलन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं, तथा इस बल के कारण जो भी संचलन होता है, या पृथ्वी की भू धरातल जो है उसमें जो भी गमन होता है या चलना होता है धरातल का, वो क्या कहलाता है? अंतर्जात संचलन कहलाता है। ठीक है, इस बल से पृथ्वी में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बल से पृथ्वी में क्षैतिज एवं लंबवत संचलन उत्पन्न होता है।
क्षैतिज एवं लंबवत संचलन होता है। अंतर्जात बल के कारण कैसा संचलन होता है? क्षैतिज होता है और लंबवत भी होता है। ठीक है, लंबवत मतलब आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मतलब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जिसको बोलते हैं। आगे लिखो, आगे लिखो। ये दो प्रकार की होती हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में इन्हें बांटा गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पटल विरूपणी बल, दूसरा आकस्मिक बल। कौन सा है? पटल विरूपणी बल, एक है आकस्मिक बल। ठीक है, अंतर्जात बलों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है पटल विरूपणी बल, दूसरा होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल मतलब अचानक होने वाला, जिसमें आपका क्या आएगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले लिखना पटल विरूपणी बल, हेडिंग पटल विरूपणी बल या पटल विरूपणी संचलन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। कम तीव्रता वाले बल के कारण, कम तीव्रता वाले बल के कारण, कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को, कम तीव्रता वाले बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को, होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। यह संचलन कितना धीरे धीरे होता है? यह संचलन कितना धीरे धीरे होता है कि मनुष्य को, होता है कि मनुष्य को इसका आभास भी नहीं होता। आभास भी नहीं होता मतलब ये गति इतनी धीरे होती है, इसमें मनुष्य को आभास नहीं होता। अगर मनुष्य को आभास नहीं होगा तो इसका मतलब ये मनुष्य पे इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तीन प्रकार के होते हैं। इनकी वजह से मनुष्य पे क्षति होने की संभावना बहुत कम है। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। समस्थैतिक, दूसरा है सुस्थैतिक, समस्थैतिक, सुस्थैतिक, तीसरा है विवर्तनिकी। अलग है समस्थैतिक, सुस्थैतिक और विवर्तनिकी। ठीक है, ये सब संचलन है, आगे लिख लेना। समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन और विवर्तनिकी संचलन। ठीक है, पटल विरूपणी बल को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, समस्थैतिक, सुस्थैतिक और विवर्तनिकी संचलन। पहले लिखना समस्थैतिक संचलन। समस्थैतिक संचलन क्या होता है? ऐसा संचलन जिसके कारण स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। जिसके कारण स्थल स्वरूप संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं।
समस्थैतिक संचलन कहलाता है। ये एक ऐसा संचलन होता है जिसके कारण जो अस्थल स्वरूप होता है एक संतुलन की स्थिति में आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? समस्थैतिक। शब्द से ये आगे सम लिखा हुआ, ठीक है, इसमें लिखना एक प्लेट का दूसरी प्लेट, उदाहरण के रूप में है इसी में, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे छेदित होना। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे छेदित होना, छेदित, ठीक है, मतलब नीचे धंसना। एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे छेदित होना और पिघलकर पुनः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा सतह पर, पुनः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा सतह पर, पुनः ज्वालामुखी क्रिया द्वारा सतह पर पर्वत एवं पठार के रूप में उत्पन्न होना। पर्वत एवं पठार के रूप में उत्पन्न होना। समस्थैतिक संचलन क्या होता है? ये एक ऐसा संचलन होता है जिसके अस्थल स्वरूप जो होते हैं वो संतुलन की स्थिति में आते हैं और इस प्रोसेस के अंतर्गत जैसे दो प्लेटें हैं, ये आपस में टकराएंगी, एक दूसरे के नीचे जो भारी प्लेट होगी, हल्की प्लेट होगी, एक छेदित होगी नीचे की तरफ और जो नीचे छेदित होगी वो क्या होगा? पिघलकर पुनः उसका वापस किसके रूप में? ज्वालामुखी क्रिया के पश्चात वो पर्वत एवं पठारों के रूप में उसका निर्माण होगा। ठीक है, अगला लिखना सुस्थैतिक संचलन। दूसरा क्या है? सुस्थैतिक संचलन। सुस्थैतिक संचलन, अभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, जो आगे मिलेगा तो वहां से बताऊंगा जिस पे याद रखना आपको। सुस्थैतिक संचलन महासागर के तल पर होने वाली, महासागर के तल पर होने वाली, महासागर के तल पर होने वाली समस्थैतिक संतुलन को समस्थैतिक संतुलन को ही सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। महासागर के तल पर होने वाले समस्थैतिक संतुलन को सुस्थैतिक संचलन को ही सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। ठीक है, ये महासागर के तल पे होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुस्थैतिक बोलते हैं, जबकि ये कैसा ही है? समस्थैतिक संचलन के समान ही है। और यहाँ पे जो जैसे वहां पे पर्वतों और पठारों का निर्माण होता था, यहाँ पे महासागर तट वगैरह का निर्माण होगा। ठीक, अगला लिखना विवर्तनिकी संचलन। विवर्तनिकी संतुलन, विवर्तनिकी संचलन। ठीक है, विवर्तनिकी संचलन अब लिखवा रहा हूँ। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ही आपका पर्वतों पहाड़ों आदि का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा थोड़ा बहुत। लिखना विवर्तनिकी संचलन में, विवर्तनिकी संचलन के प्रभाव से पृथ्वी की, विवर्तनिकी संचलन के प्रभाव से पृथ्वी की स्थलीय व जलीय सतह पृथ्वी की स्थलीय व जलीय सतह पर स्थल जलीय सतह पर स्थल स्वरूपों में परिवर्तन, स्थल स्वरूपों में परिवर्तन एवं नए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। स्थल स्वरूपों में परिवर्तन होता है व नए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है महादेश जनक वाला, क्या है? महादेश जनक। दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी। कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी
संचलन। पहला है कौन सा? महादेश जनक, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन। पटल विरूपी बल जो होते हैं तीन प्रकार के थे, समस्थैतिक, स्वस्थैतिक और विवर्तनिकी। ठीक है, समस्थैतिक क्या था? जिसमें अस्थल स्वरूप को संतुलन की स्थिति में आते थे, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आता था, जो प्लेट नीचे आता था वो पिघलकर वापस पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पर्वत एवं पठार के रूप में उसका निर्माण होता था। और वही स्थिति अगर महासागरों के तट पे हो रही है उसको हम किस नाम से जानते थे? स्वस्थैतिक बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे कटकों का निर्माण होता था, रिज होते हैं, रिज ना, कटक का निर्माण होता है महासागरीय कटकों का। अगला था विवर्तनिकी। विवर्तनिकी के फलस्वरूप जो अस्थल स्वरूप होते हैं, यहाँ पर पर्वतों पठारों आदि का निर्माण होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण जो होता है वो इसकी वजह से होता है, विवर्तनिकी संचलन के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और विवर्तनिकी जो होते हैं महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी संचलन की दो भागों में बांटा गया है इनको। और ये जो पर्वत निर्माणकारी संचलन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहले महादेश जनक संचलन। महादेश जनक संचलन, महादेश जनक संचलन। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को महादेश जनक संचलन कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, उत्थान एवं निर्गमन। ये कितने प्रकार के होते हैं? इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्थान एवं निर्गमन, दूसरा होता है देखिए अवतलन एवं निमज्जन। क्या होता है? अवतलन एवं निमज्जन। ये जो आपका उत्थान एवं निर्गमन है, इसी से ही पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ ना। आपके पश्चिमी घाट का जो निर्माण हुआ है उत्थान एवं निर्गमन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, दूसरा लिखना अवतलन एवं निमज्जन। अवतलन एवं निमज्जन, अवतलन एवं निमज्जन। ठीक है, पहला हेडिंग डालो उत्थान एवं निर्गमन। उत्थान एवं निर्गमन पहली हेडिंग है, दूसरा है जो अवतलन एवं निमज्जन था। तो हेडिंग डालो पहला उत्थान एवं निर्गमन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। महादेशी संचलन के कारण महादेशी संचलन के कारण जब उपरिमुखी बल के प्रभाव से उपरिमुखी बल के प्रभाव से उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा
की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है तब महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। जबकि निर्गमन की प्रक्रिया द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट जबकि निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट का जल की सतह से बाहर आने पर तटीय मैदान का निर्माण होता है। तटीय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई पठार है, ये इस अवस्था में है, ये आपका महासागर है। ठीक है, अगर इसमें कुछ जो बल लगता है कैसा लगता है, ऊपर मुखी होता है, और इसमें अभी इसको पढ़ेंगे तो ये नीचे लगता है। इसमें जब बल ऊपर लगेगा तो ये पठार हो सकता है यहाँ पे बीच में कहीं उठ जाए, और इधर जो आपका तट है जिसे महासागरीय मग्न तट बोलते हैं, इसमें भी ऊपर मुखी बल लगता है, तो ये भाग भी हो सकता है ऊपर उठ जाए। ठीक है, इसके उठने की वजह से क्या होता है, आपका महाद्वीपीय जो पर्वत होते हैं, जो पठार होते हैं, उनका निर्माण होता है। जबकि ये महाद्वीपीय मग्न तट किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तटीय मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को हम निर्गमन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, उत्थान एवं निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों को पढ़ते हैं। ये आपका समतल भाग है, ऊपर मुखी बल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अंदर, अंतर्जात बल के कारण ये भाग जो आपका बीच में ऊपर उठ जाता है कहीं पे। ठीक है, जिससे आपका जैसे पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है उत्थान एवं निर्गमन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, अगर महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है, इसमें अगर ऊपर मुखी बल लगता है तो ये बाहर की साइड निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलेंगे थोड़ा, वैसे समतल स्थिति ये है, लेकिन कुछ भाग इसका बाहर निकल जाता है, जो तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उत्थान एवं निर्गमन की प्रक्रिया के फलस्वरूप तटीय मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान देना इसमें, ये पूछा जा सकता है उत्थान एवं निर्गमन क्या है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा लिखो, तटीय मैदानों का निर्माण किसकी वजह से होता है, उत्थान निर्गमन के कारण होता है जनरली, क्योंकि उस वर्ड के लिए हम निर्गमन यूज करेंगे। ठीक है, और उत्थान जो होता है आपका यहाँ पे ऊपर समतल वाले भाग में निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पठार बनता है ना, जैसे पश्चिमी घाट है आपका, तो घाट या पठारों का जो निर्माण होता है वो उत्थान के कारण हो रहा है। ध्यान रखना। अगले में अवतरण एवं निमज्जन। अवतरण एवं निमज्जन, इसमें क्या होता है, यही जो बल होता है ऊपर मुखी लगा है, तो इसमें जो बल लगता है वो अधोमुखी लगता है। मतलब अधो मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ बल लगता है तो ये आकृति जो इसमें ऐसी बनी है, ये बल नीचे की साइड, और ठीक है, और ये जो अंदर है ये अंदर चला जाता है, ये पार्ट अंदर चला जाता है। ठीक है, इसमें नीचे की बल लगता है और इधर भी अंदर लगेगा। हाँ, वैली वगैरह का निर्माण जो होगा इसी की वजह से होगा। ठीक है, इसमें लिखना पहले हेडिंग है अवतरण एवं निमज्जन लिखना। महादेशी संचलन के कारण, महादेशी संचलन के कारण जब अधोमुखी बल के प्रभाव से अवतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थल खंड का कोई भाग
महादेशी संचलन के कारण जब अधोमुखी बल के प्रभाव से अवतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे धंस जाता है, तब महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। अवतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे धंस जाता है, तब महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। वहीं निमज्जन के अंतर्गत तटीय मैदानों का जल की सतह के नीचे डूब जाने से महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है। दोनों में डिफरेंस है, बेसिक से डिफरेंस है। एक में तो उत्थान की वजह से हो रहा है, ऊपरी बल लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। और किसकी वजह से होता है, उत्थान की वजह से होता है। जब ये बल ऊपर की साइड लग रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, उत्थान के कारण हो रहा है। लेकिन और यहाँ पे जब ऊपरमुखी बल लगता है या तटों का निर्माण होता है, ये किसकी वजह से होता है, निर्गमन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, निर्गमन के कारण होता है। उत्थान की वजह से किसका निर्माण हो रहा है, महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। किसकी वजह से, इसके कारण, उत्थान के कारण महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। और जबकि निर्गमन के कारण किसका निर्माण हो रहा है, महाद्वीपीय निर्गमन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। इसकी वजह से किसका निर्माण हो रहा है, तटीय मैदानों का निर्माण हो रहा है। ये कौन सा, उत्थान एवं निर्गमन के कारण। और दूसरे का कैसे नाम है, सेम है। अगर ये अधोमुखी हो जाए, ठीक है, अंदर की साइड बल लग रहा हो, तो ये इस बल को हम क्या बोलते हैं, अवतरण बोलते हैं। अवतरण दर्पण पढ़ा ना, वही सेम आकृति अवतरण होता है। और सेम यहाँ पे भी होगा, जो तटीय मैदान, जैसे यहाँ पे तटीय मैदान का निर्माण हो चुका था, अब ये तटीय मैदान क्या होंगे, अंदर की साइड जल में डूबेंगे। इनकी वजह से किसका निर्माण होगा, जैसे ये अंदर जा रहा है, इसकी वजह से किसका निर्माण होगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ये निर्गमन की स्थिति है। और अच्छा, निमज्जन किसकी वजह से हो रहा है, निमज्जन। अवतरण में क्या बनता है, महाद्वीपीय बेसिन बनते हैं। इसमें बेसिन का निर्माण होता है। और इसमें किसका निर्माण हो रहा है, मग्न तट का निर्माण हो रहा है। महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण इसमें होता है और इसमें महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। और यहाँ पे उत्थान की वजह से किसका निर्माण हो रहा है, महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। जबकि निर्गमन के कारण किसका हो रहा है, तटीय मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। कौन सा, पर्वत निर्माणकारी संचलन के बारे में। ये सिंपल समझ में आया ना, ठीक है। बस याद रखना किसकी वजह से किसका निर्माण होता है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखना पर्वत निर्माणकारी संचलन। चित्र बना लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है।
क्योंकि चित्र याद रहेगा तो फिर आप बना के भी लिख सकते हो। इसमें कौन सा बल लगता है? पहले वाले में जिसमें महाद्वीप पठारों या तटीय मैदानों का निर्माण हो रहा है, ऊपर मुखी बल लगता है। और इसमें कौन सा बल लगता है? अधोमुखी बल लगता है। इसमें अधोमुखी लगता है, इसमें ऊपरमुखी बल लगता है। ठीक है, चित्र बना लोगे थोड़ा बहुत। पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले, विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। इसे क्षैतिज बल या परिवर्तन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज बल या परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। क्षैतिज बल या परिवर्तन। ठीक है, और ये जो वर्ड दिया था परिवर्तन, ठीक है, ये किसने दिया था? गिलबर्ट ने दिया था। किसने दिया था? गिलबर्ट एक व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ये शब्द दिया था। पर्वत निर्माणकारी संचलन को उन्होंने क्या बोला? परिवर्तन बोला। ठीक है, परिवर्तन या इसी को हम क्षैतिज बल बोलते हैं। और ये परिवर्तन वर्ड किसने दिया है? गिलबर्ट ने दिया है। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, संपीड़न और तनाव मूलक बल। संपीड़न एवं तनाव मूलक बल। ये कितने प्रकार की होती है? दो। एक होता है संपीड़न की वजह से होता है, कंप्रेशन इसको बोलते हैं, संपीड़न। दूसरा कौन सा? तनाव मूलक। ठीक है, तनाव मूलक बल, संपीड़न बल। कौन कौन से बल लग रहे हैं? संपीड़न बल और तनाव मूलक बल के पश्चात आपके पर्वत निर्माणकारी बल, जो पर्वतों का निर्माण होता है किसकी वजह से होता है? संपीड़न और तनाव मूलक बल के कारण होता है या संचलन के कारण होता है। पहले लिखना है संपीड़न, संपीड़न बल। ये सब कौन से बल है? संपीड़न बल है, बल लगा देना। ठीक है, या संचलन लिख देना, संपीड़न बल। इसमें लिखना, जब दो स्थल खंडों जब दो स्थल खंडों की दो भुजाएं, जब दो स्थल खंडों की दो भुजाएं
स्थल खंडों की दो भुजाएं एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं। संचलन करती हैं तो दोनों भुजाओं संचलन करती हैं तो दोनों भुजाओं के सीमांत पर संपीड़न बल कार्य करता है। दोनों भुजाओं की सीमांत पर संपीड़न बल कार्य करता है। वलन, इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है। इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है। इस बल के कारण सतह पर वलन या मुड़ाव की प्रक्रिया होती है। वलन सदैव शिखरों और द्रोणियों के क्रम में होता है। वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति ब्रैकेट में एंटीक्लाइंड ANTI, अपनत को क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइंड बोलते हैं। ANTICLINE, एंटीक्लाइंड कहते हैं। उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइंड। तथा नीचे धसे भाग को नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। अभिनति कहते हैं। थ्री में तो बनेगा नहीं। जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना, जो दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अपनति बोलते हैं। और जो ये बीच में धसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? अभिनति बोलते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं। संपीड़न की वजह से क्या होता है? वलन का निर्माण होता है। जब ये वलन या मुड़ाव जो हो रहा है, एक तो ऊपर भाग उठेगा और एक नीचे धसेगा। जो ऊपर उठेगा उसे हम अपनति बोलेंगे और जो नीचे जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अभिनति कहेंगे। ठीक है। ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं? अपनति, एंटीक्लाइंड। और नीचे जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? अभिनति, सिंक्लाइन बोलते हैं। ब्रैकेट में ना सिंक्लाइन, SYN, सिंक्लाइन का लिखना SYNCLINE, सिंक्लाइन, SYNCLINE, सिंक्लाइन। ठीक है। अभिनति जो होता है वो क्या होता है? नीचे धसे हुए भाग को अभिनति बोलते हैं और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति। ठीक, अपनति ऊपर होता है। ठीक है, वैसे याद कर सकते हैं। अपनति मतलब ऊपर उठा हुआ भाग और अभिनति मतलब नीचे धसे हुए भाग। इसमें पहले लिखना वलन, इसका ही पार्ट है वलन। इसमें क्या होता है? अगला क्या है? वलन। संपीड़न के आगे क्या पढ़ना? वलन करना है। वलन क्या होता है?
वलन का निर्माण संपीड़न बलों के फलस्वरूप होता है। वलन कैसे बनते हैं? संपीड़न बलों के कारण बनते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। वलन क्या है? एक पर्वत निर्माणकारी बल है, ठीक है, जिससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। और इसमें देखना पहले वलन धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं या वलन कहा जाता है। पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है, ठीक है। इसमें लहरनुमा एक आकृति बनती है, जैसे भी बनाया था, ठीक है। एक तो अपनति होगा, एक अभिनति होगा, फिर अपनति, ठीक है, क्रम बढ़ता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। वलन मतलब क्या? फोल्ड माउंटेन जो होता है, फोल्ड माउंटेन। जैसे आपका रॉकीज पर्वत है, एंडीज है और ग्लेशियर वगैरह है, हिमालय पर्वत है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वलन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। वलन उदाहरण लिखना है इसमें। कौन कौन से उदाहरण? हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से उदाहरण ये है, ठीक है, कि हिमालय किसके अंतर्गत आएगा? हिमालय की उत्पत्ति पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत होती है और इसमें भी देखा जाए तो क्या है? एक वलन, ठीक है, और संपीड़न की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? संपीड़न। एक तो हिमालय हो गया, रॉकी, अपलेशियन, एंडीज, ठीक है, इत्यादि। तो याद रखना, अब हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, अपलेशियन हो गया, एंडीज, ये सब क्या है? वलन के अंतर्गत इनका निर्माण हो रहा है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन है। कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। हिमालय, रॉकीज, अपलेशियन, एंडीज। एंडीज पर्वतमाला कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में है? कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, ठीक है। और हिमालय तो पता ही है, एशिया में है ना? और रॉकी उत्तरी अमेरिका, कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है रॉकी, ठीक है। एटलस जो है आपको पड़ता है अफ्रीका में, ठीक है। और अपलेशियन कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है। डायरेक्शन क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ऐसे है। और रॉकी तो बताइए, एंडीज बता दिया। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर पूछी जाए तो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर पूछी जाए तो एक रेंज की बात हो रही है, इसमें बहुत सारे पठार होंगे, पर्वत होंगे। जैसे अच्छा, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ, ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है? 8,848, ठीक। और रॉकी कहाँ पे है? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले, ठीक है, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। और हिमालय, रॉकी पर्वत, अपलेशियन पर्वत, एंडीज पर्वत का जो निर्माण होता है वो पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है। उसके अंतर्गत एक पार्ट होता है संपीड़न, और संपीड़न का हम किसमें पढ़ते हैं? वलन में पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, आगे लिखना। अल्पस में लिख देना, अल्पस छोड़ के, ठीक, अल्पस, आल्प्स, ठीक है। और ये कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? यूरोप, ठीक। एक होता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, और एक होता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स जो है आपका न्यूजीलैंड, कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। एक होता है लंकासायर, ये कहाँ पे है? अभी एग्जाम में आया था, लंकासायर पर्वत है ना, इस बार वाले पीछे से पूछा था। लंकासायर कहाँ पे? इंग्लैंड में पड़ेगा, यूके में। कहाँ पे है? यूके में, ध्यान देना। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड, हाँ वो न्यूजीलैंड का है, ठीक है। आल्प्स जो है यूरोप में है। लंकासायर कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, यूके, ठीक है। लंकासायर जो है यूके में है, ठीक है। पर्वतों का स्थान याद रखो।
अब ये प्रकार लिखना है। पहला सममित सममित, इनके प्रकार में कौन कौन से हैं? सममित, असममित। ये उदाहरण है, ठीक है, ये इनके उदाहरण है वलन के अंतर्गत। अब आगे जो लिखवा रहा हूँ सिर्फ इनके टाइप लिखवाऊंगा, इनसे पूछे नहीं आता क्वेश्चन। सममित का मतलब क्या होता है? समान आकृति, एक तरह से जैसे ये वलन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो सेम स्थिति आगे में मिलेगी, इसे सममित बोलेंगे। लेकिन जब यही सेम आकृति यहाँ पे ना बने, असममित हो, तो उसके बोलेंगे असममित बोलेंगे। दूसरा कौन सा है? असममित। ठीक है, सममित के अंतर्गत एक समान आकृति नहीं बनती, सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि असममित क्या होता है? असिमेट्रिक इसको बोलते हैं। इसमें आकृति जो बनती है या जो अपनति और अभिनति होती है वो एक समान नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें वलन के अंतर्गत पड़ता है ना अपनति और अभिनति, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। तो जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की जो स्थिति होती है, अगर समान स्थिति में है तो उसको क्या बोलेंगे? सममित। अगर एक समान नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? असममित बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था टाइप में, ठीक। अगला इसमें एक और है समनत वलन। कैसा वलन है? समनत और एकनत वलन। समनत और एकनत। एकनत क्या होता है? एक ही, जैसे दो पर्वत है, किसी एक में ही वलन हो। जैसे अपनति और हमने दो पढ़े थे वलन। एक स्थिति ऐसी होती है जैसे एक पर्वत है, किसी एक पार्ट में ही वलन हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, दूसरे में फोल्डिंग नहीं हो रही। और अगला क्या है? समनत। इसमें जो फोल्डिंग होती है, मतलब जो वलन होता है, वो दोनों में समान स्थिति में होता है, दोनों में समान स्थिति पैरेलल होती है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। जबकि अभी इसमें क्या पढ़ा था? सममित में ये वलन अपनति और अभिनति के रूप में होती है, और ये पैरेलल एकदम क्षैतिज रूप में होती है। कौन सा? आपका समनत वलन होगा, ठीक है। और इसमें एक परिवलन है। क्या है? कौन सा? जैसे एक पर्वत है, इसमें जब वलन हो कि नीचे वाला पर्वत जो है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ऐसे दोनों समान स्थिति में है, मतलब एक नीचे चला जाए। हाँ, नीचे नहीं, मतलब फोल्ड हो जाए, इसी पे यहीं पे फोल्ड हो जाए, ये वाला पर्वत आगे जाके बीच में फोल्ड हो जाए। अपने तो अपने जैसे क्या करती है, जैसे ये पर्वत है, ये यहाँ पे आ जाए और ये ऐसे फोल्ड हो जाए, कैसे बनाएंगे? मतलब एक पार्ट में हाँ, एक पार्ट जो ऊपर फोल्ड हो जाए, अंदर की साइड में ही फोल्ड होगा, कुछ ऐसे ही आकृति बनेगा। ये वाला पार्ट जो अंदर जाके ही फोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे ये पार्ट है, ये जाएगा अंदर से ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एकनत बोलते हैं, ठीक है। और समनत होगा तो दोनों में समान स्थिति रहेगी, एकनत और समनत। और यही जो फोल्डिंग जो है, एक बार एक है, अगर ये फोल्डिंग आगे बढ़ के एक हुआ, फिर और भी फोल्डिंग ऐसे समान समान एक समान कई फोल्डिंग अगर हो रहे हैं इसी सेम स्थिति में, तो उसको क्या बोलेंगे? समनत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समनत बोलेंगे। इसमें एक है परिवलन है, परिवलन इसी में ऐसे ही लगेगा, जो भी इसका एक नत का बताया था, ठीक है। कुछ आकृति ऐसे बनेगी, इसमें आप 3D में थोड़ा बना देना, ठीक। ये आकृति बनेगी आपकी। और अगर यही वलन ज़्यादा हो जाए, अर्थात ये प्लेट इसके नीचे चला जाए और ये जो मुड़ा हुआ भाग है यहीं पे रहे, मतलब ये पार्ट ज़्यादा नीचे चला जाता है और ये एक दूसरे के जो ये वलन हो रहा है, अभी थोड़ा ही वलन है, और जब ये वलन नीचे आ जाए और इसके क्षैतिज हो जाए, वलन ही क्षैतिज हो जाए, ठीक है। मतलब एक पहले ऐसे थे दोनों आपस में, और ये वलन ऊपर और ये नीचे, और जो बीच वाला पार्ट है वो वलित होकर इन दोनों के ही क्षैतिज में आ जाए, ठीक है, इन दोनों के पैरेलल में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आपका परिवलन बोलते हैं। एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब समांतर में है, ठीक, सॉरी समांतर एक सीध में है, और जब इनमें वलन होगा तो ये पार्ट नीचे जाएगा, बीच में वलित होगा, थोड़ा सा वलित होगा, और जब ये वलन की स्थिति और ज्यादा हो जाती है तो ये जो बीच वाला पार्ट जो वलित हुआ है, फोल्ड हुआ है, ये पहले और दूसरी प्लेट के समांतर में वलित हो जाता है,
इनके समांतर में आ जाता है, मतलब तीनों प्लेट एक जैसी लगती हैं, एक ऊपर, फिर जो वलित है वो उसके पैरेलल में बनेगा और तीसरा प्लेट नीचे आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? परिवलित बोलते हैं। एक है प्रतिवलन, प्रतिवलन कई सारे वलन है इसमें, ठीक है। प्रतिवलन प्रतिवलन क्या नाम है? प्रतिवलन। जब इसमें फोल्डेड माउंटेन की एक, जैसे कोई ये आपका है, इसमें दोनों स्थिति एक समान है, ये जो लास्ट किनारे हैं दोनों एक जैसे रहेंगे, अगर रहेंगे तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे के साइड में रहेंगे। लेकिन जो प्रतिवलन है इसमें क्या होता है, एक तो लास्ट वाला किनारा या तो एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे के साइड में रहता है। आकृति की बात हो रही है, आकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे एक तो आकृति ऐसी वलन हो रहा है, एक नीचे साइड में रहेगा, ठीक है। जैसे ये आकृति इसके नीचे वलन है और ये ऊपर रहेगी, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवलन बोलते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिवलन। और अगर वही समान स्थिति है तो उसको बोलते हैं परिवलन, ठीक है। जैसे ऐसे है, ये वाला आपका प्रतिवलन में जाएगा, और ये आपका जो थोड़ा सा फोल्ड हुआ था उसको हम क्या बोलते थे? एकनत बोलते थे ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इनके टाइप से। वलन अगर पूछा गया तो आप मतलब लिख सकते हैं फिगर बना के, थोड़ा सा फिगर अच्छा बना लें। वलन के एग्जाम्पल याद रखना कि कौन कौन से एग्जाम्पल जो है वो वलन के अंतर्गत आते हैं। एक होता है खुला वलन, इसमें और लिखना, ओपन फोल्ड होता है, कई सारे वलन, ठीक है। आकृति के आधार पे खुला वलन मतलब क्या, एकदम सीधा पैरेलल रहेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा उनमें, ठीक है। जैसे लहर नुमा एक आकृति बनेगी उसमें, खुला वलन। इनमें जो आकृति रहेगी एकदम सेम ऐसी रहेगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, इसको बोलते हैं खुला वलन। एक होगा बंद वलन, ये भी पूरा इसमें जो फोल्डिंग होगा वो बंद वलन। बस इतना प्रकार हो। अगला क्या था? तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। डायरेक्ट पूछ जाता है। तनाव मूलक बल, यह बल तब उत्पन्न होता है यह बल तब उत्पन्न होता है जब दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में धरातल के समांतर कार्यरत रहते हैं। इसका कारण क्या होगा? एक तो दरार की वजह से होगा, भ्रंश के कारण होगा। एक चटकन वर्ड होता है, चटकन मतलब चक्का उसमें टूटना एक तरह से, ठीक है। चटकन, दरार और भ्रंश के कारण ये जो तनाव मूलक बल होता है किसके कारण होता है? दरार और भ्रंश के कारण होता है। तनाव मूलक बल के कारण किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? एक होता है हास्ट पर्वत, ठीक है, और भ्रंश क्या बोलते हैं उसको, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है, हास्ट पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या नाम, तनाव मूलक बल के अंतर्गत। तो भ्रंश पर्वत या भ्रंश घाटियों का निर्माण जो होता है किस बल के कारण होता है? तनाव मूलक बल के कारण होता है, ठीक है।
जब ये बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसी वजह से भ्रंशों का निर्माण होता है। पहला हेडिंग डालो, भ्रंश। भ्रंश फॉल्ट बोलते हैं ना, भ्रंश को क्या बोलते हैं? फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। भ्रंश का क्या होता है? फॉल्ट। तनाव मूलक भू संचलन, तनाव मूलक भू संचलन भू संचलन की तीव्रता, भू संचलन की तीव्रता के कारण, तनाव मूलक भू संचलन की तीव्रता के कारण भूपटल की शैलों, भूपटल की शैलों, भूपटल की शैलों या चट्टानों में एक तल के सहारे स्थानांतरण से उत्पन्न दरार या संरचना को भ्रंश कहते हैं, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बल, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बल, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बल, ब्रैकेट में संपीड़न एवं तनाव बल, ठीक है, संपीड़न एवं तनाव बल से होती है। दोनों बलों ब्रैकेट क्लोज करना, मतलब संपीड़न और तनाव लिखने में ब्रैकेट क्लोज लिखना से होती है। किंतु तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल का योगदान प्रमुख होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। भ्रंश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। भ्रंश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। भ्रंश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होगा सामान्य भ्रंश, दूसरा कौन सा है? व्युत्क्रम। सामान्य भ्रंश क्या होता है? जैसे जो पर्वत है कोई, ये पर्वत, अब ये अगर बल एक दूसरे के अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इससे जो भ्रंश का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य। अब व्युत्क्रम में क्या होता है? ये दोनों बल एक दूसरे की दिशा में लगते हैं। सेम आकृति बनाएंगे। जब व्युत्क्रम दोनों एक दिशा में लगेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम भ्रंश बोलेंगे। और व्युत्क्रम भ्रंश के और जब दोनों एक दिशा में लगेगा, एक के ऊपर एक जाएगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, क्योंकि जो भारी होंगे, और एक हल्का होगा। एक पठार या एक पर्वत जो होगा वो भाग ऊपर उठेगा और दूसरा भाग नीचे उठेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें सामान्य भ्रंश में इसको बना सकते हैं। सामान्य भ्रंश में क्या होता है? जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जिसके कारण आपके
अच्छा इसको डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप, चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान के दोनों खंड चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान के दोनों खंड चट्टानों में दरार पड़ जाने के फलस्वरूप जब चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाते हैं, इसमें जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में लगते हैं। किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। इसकी वजह से जो भ्रंश बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य भ्रंश या भ्रंश कगार के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, जबकि व्युत्क्रम में क्या होगा? एक दूसरे के समान होगा, मतलब एक दूसरे की दिशा में होगा। ठीक है, व्युत्क्रम में हम क्या पढ़ेंगे? एक दूसरे की दिशा में होता है। इसमें 60 में लिखना, चट्टानों में दरार, व्युत्क्रम वाले में चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप चट्टानों में दरार पड़ने के फलस्वरूप दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं। दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं। और इसमें जो बल लगेगा एक दूसरे की दिशा में लगेगा। ठीक है, खिसकते हैं उसे ही मतलब व्युत्क्रम भ्रंश करते हैं। इसमें जो बल लगता है वो एक दूसरे की दिशा में लगेगा। और ये थोड़ा हो जाएगा। इसमें जैसे एक पर्वत का भाग है, बीच में दरार पड़ेगा और एक बल जो होता है ऊपर की दिशा में लगने के कारण जो होता है आगे की तरफ ऊपर उठता है और ये नीचे मतलब नीचे से उठेगा ऊपर जाएगा और ये दोनों समान दिशा में लगते हैं। एक भारी प्लेट होगी, एक हल्की प्लेट होगी, दरार की वजह से दोनों आपस में टकराएंगे तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे वही स्थिति में है और एक ऊपर उठेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो इनका क्षेत्रफल होता है वो पहले जो इनका क्षेत्रफल था, मान लो पहले ये समतल थे, समतल अवस्था में थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही भ्रंश पड़ा मतलब फोल्ड की वजह से, सॉरी भ्रंश की वजह से, फॉल्ट की वजह से क्या होगा? एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, दोनों एक ही दिशा में बल लगा था। इस वजह से जब जो आकृति बनती है इसका जब सतही क्षेत्रफल होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, वो पहले की अपेक्षा क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, ज्योमेट्री के आधार पर देखते हैं तो इनका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है सतही क्षेत्रफल, लेकिन इसका क्षेत्रफल जो होता है वो कम हो जाता है। जब सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है, पार्श्वी भ्रंश, पार्श्वी भ्रंश और सोपानी भ्रंश। पार्श्वी भ्रंश में क्या होता है? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से खिसकते हैं। जैसे एक पर्वत यहाँ पे है आपका और एक यहाँ पे है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर में खिसकते हैं। इस वजह जब ऐसी गति होगी, ये ऊपर की साइड में और ये यहाँ पे है, इस गति को हम क्या बोलते हैं? पार्श्वी गति बोलते हैं, पार्श्वी भ्रंश बोलते हैं। इस वजह से जो भ्रंश का निर्माण होगा उसको क्या बोलते हैं? पार्श्वी भ्रंश कहते हैं। इनका गति ऊपर, इनका गति ऊपर है। ठीक है, थोड़ा चित्र बना लेना अच्छे से, 3D टाइप का बना लेना। इसमें जो गति होती है एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में। ठीक है, हाँ, एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर रूप से।
क्षैतिज न होकर ये कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। इसमें जो संचलन होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। और एक सोपानी होता है, सोपानी वाला जो होता है सीढ़ी नुमा होता है। कई सारे, अगर ये भ्रंशन जैसे इसमें दो है और यही सेम स्थिति जो है एक समान स्थिति में कई सारे होते हैं। ये एक संचलन यहाँ पे हुआ है, एक संचलन आगे और हो, एक कई सारे हो, ऐसी जब भ्रंशन पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोपानी बोलते हैं। मतलब एक ही पर्वतों में कई सारे जब भ्रंशन हो जाते हैं और सेम ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोपानी भ्रंशन बोलते हैं। और ये कैसी जो सोपानी भ्रंशन होती है वो कैसी होती है, सीढ़ीदार होती है। कई सारे होते हैं तो सीढ़ी जैसी आकृति उसकी बन जाती है, ठीक है। इसीलिए सोपानी वाले को क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार बोलते हैं। सीढ़ीदार भ्रंश के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सीढ़ीदार भ्रंशन, ठीक है। सोपानी को सीढ़ीदार भ्रंशन बोलते हैं। सोपानी को किस नाम से जानते हैं, सीढ़ीदार भ्रंशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो आकृति बनती है वो एक सीढ़ी के जैसे बनती है। जैसे घरों में सीढ़ी होती है ना, तो वैसी आकृति इसकी सोपानीदार भ्रंशन की बनती है, ठीक है। आगे भ्रंशन की प्रक्रिया से बनी भू आकृतियां। भ्रंशन की प्रक्रिया से बनी भू आकृतियां। भू आकृतियां, पहला है आकृतियां। एक तो पहले क्या बनेगा, भ्रंश घाटी बनता है। क्या बनता है, भ्रंश घाटी। एक होता है भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, भ्रंशोत्तर पर्वत और हॉर्स पर्वत। 3-4 के बारे में हमें पढ़ना है। पहले अपना भ्रंश घाटी इंपॉर्टेंट है। भारत में भ्रंश घाटी कहाँ पे है, जैसे आपका नर्मदा और ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी, वहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो भी भ्रंश घाटी से होकर इनका प्रभाव होता है, भारत में नर्मदा नदी, वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाती है या एस्चुरी का निर्माण करते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये भ्रंश घाटी से होकर इनका प्रभाव होता है। भ्रंश घाटी से होकर प्रभाव होने के कारण इनकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में। इसमें लिखना, तनाव मूलक बल के कारण तनाव मूलक बल के कारण जब दो समांतर भ्रंशों दो समांतर भ्रंशों के बीच का चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है। चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है। इस प्रकार निर्मित घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखो, उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट, ठीक है। नर्मदा एवं ताप्ती, कौन सा, नर्मदा एवं ताप्ती तथा दामोदर। नर्मदा और ताप्ती तथा दामोदर नदी घाटी जो है वो किसके अंतर्गत आती है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। भ्रंश घाटी के अंतर्गत कौन सा है, आपका नर्मदा और ताप्ती जो भारत में ही है, और दामोदर मतलब जो ऊपरी दामोदर है, पहले जो ऊपरी मतलब क्या है, जहाँ पे शुरुआत होती है दामोदर नदी की, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है, भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है। अगले लिख देना, नर्मदा और ताप्ती तथा दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, लिख देना पूरा, ठीक है। दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है,
दूसरा एग्जाम्पल में है मृत घाटी। मृत घाटी, डेथ वैली इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेथ वैली। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। एक मृत सागर है, एक मृत घाटी है, दो अलग अलग है, ठीक है, ध्यान देना। मृत सागर और मृत घाटी ये दोनों पूछे भी जाते हैं। मृत सागर वाला पूछा गया था कि कौन कौन से देश में स्थित है या किस देश से बॉर्डर बनाती है, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन के पास में है, फिलिस्तीन भी हम बोल सकते हैं वैसे। तो ये किन के बीच में स्थित है मृत सागर? जॉर्डन और इजराइल। इजराइल और जॉर्डन के पास में बॉर्डर बनाती है मृत सागर, ठीक है। और ये सबसे नीचा पूरे विश्व का सबसे निचला भाग कौन सा है? मृत सागर। मतलब एशिया का सबसे निचला भाग क्या है? मृत सागर। और वो कौन कौन से देश में मतलब स्थित है? इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। और एक डेथ वैली है। डेथ वैली जो होता है ये कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में। आगे ब्रैकेट में लिखना कैलिफोर्निया या दक्षिणी कैलिफोर्निया, ठीक है। दक्षिणी कैलिफोर्निया ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मृत घाटी जो होती है कहाँ पर है, ये भी पूछा गया है। और ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ब्रह्स में आता है। और ब्रह्स में क्या था? पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। मृत घाटी किसका उदाहरण है? पर्वत निर्माणकारी बल का। और उसमें भी देखेंगे तनाव मूलक, और तनाव मूलक में भी ब्रह्स, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी कैलिफोर्निया। और ये कहाँ पर है? यूएसए में स्थित है, ठीक है। मृत घाटी, डेथ वैली। और मृत सागर ध्यान देना, मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन में है, ठीक है। डेथ वैली मतलब मृत घाटी से मत जोड़ना उसको। एक है शांत घाटी, वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? केरल में। उसको क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली बोलते हैं, ठीक है। और पिन वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली, पिन वैली। पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली केरल में। और मृत घाटी या डेथ वैली कहाँ पे है? दक्षिणी कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें बोलना मत। और मृत सागर कहाँ पे है? इजराइल और जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। इजराइल यरूशलेम। और लिखना शुरुआत उदाहरण है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी। कौन सी घाटी? स्पेंसर घाटी। स्पेंसर घाटी ये कहाँ पे है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, नील नदी घाट, नील नदी वाला, नील नदी घाटी। नील नदी जहाँ से होकर प्रवाहित होती है वहाँ भी कौन सा होता है? ब्रह्स घाटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। एक तो स्पेंसर घाटी। स्पेंसर घाटी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिए स्पेंसर घाटी कहाँ पे है? और एक है राइन नदी घाटी। कौन सी है? राइन नदी, ठीक है। राइन नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। चलो बताओ आप लोग, राइन नदी कहाँ पर? यूरोप में है। कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है। और आगे कहाँ जाती है? अच्छा, जर्मनी के कौन से भाग में? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में? ये पूछा क्वेश्चन है। पश्चिमी भाग से होकर जाती है, जर्मनी के पश्चिमी भाग से होकर जाती है, ठीक है। राइन नदी जो होती है कौन से भाग से होकर जाती है? पश्चिमी भाग से होकर जाती है। राइन नदी पश्चिमी भाग से होकर जाती है। और क्या राइन नदी घाटी किसका उदाहरण है? ब्रह्स घाटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना ही। अगला लिखना इसी नहीं। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी। सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? महान भ्रंश घाटी। ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जैसे आपका रोडोल झील है, तुर्काना झील है, इत्यादि पाए जाते हैं।
झील है, रुडोल्फ झील, तुर्काना झील इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं महान भ्रंश घाटी। और ये कहाँ पे? अफ्रीका के, कहाँ पर है? अफ्रीका में। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में है, जो कि सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। यहाँ पे कुछ झीलें हैं, ब्रैकेट में झीलों के नाम है, तुर्काना झील, न्यासा झील, न्यासा मलावी, न्यासा झील, तुर्काना झील, तुर्काना को ही रुडोल्फ बोलते हैं, तुर्काना को क्या बोलते हैं? रुडोल्फ, तुर्काना के आगे ब्रैकेट में रुडोल्फ। और टांगनिका, इसमें कौन कौन से हैं आपके? तो रुडोल्फ है, इसी को हम तुर्काना बोलते हैं, न्यासा है, टांगनिका, टांगनिका जो सबसे लंबी झील है, ध्यान देना, सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगनिका, ठीक है। पूछा जाता है कि सबसे लंबी झील कौन सी है? टांगनिका झील है। महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत ही आते हैं रुडोल्फ झील, न्यासा झील, टांगनिका, और रुडोल्फ को ही तुर्काना झील के नाम से जाना जाता है। अब अगला रैंप घाटी। क्या है? रैंप घाटी। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्थल स्थिर रहे, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्थल स्थिर रहे तथा किनारों के दोनों भाग ऊपर उड़ जाते हैं, रैंप घाटी का निर्माण, वहां पर रैंप घाटी का निर्माण होता है। रैंप घाटी का निर्माण, जैसे बीच का भाग स्थिर रहेगा और किनारों के भाग जो है वो उड़ जाते हैं। यहाँ पे कौन से घाटी का निर्माण होता है? रैंप घाटी का निर्माण होता है। इसका उदाहरण क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिक है। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर प्रवाहित होती है? रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। उदाहरण है, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं रैंप घाटी। भ्रंश घाटी में एक दो चीज और ऐड कर सकते हो, उसमें छोड़ देंगे। भ्रंश घाटी में आपको जो लाल सागर है ना, भ्रंश वाले बता रहा हूँ, ठीक है। लाल सागर, बैकाल सागर जो है, ये दोनों भी आते हैं। लाल सागर, बैकाल सागर भी भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है, ठीक है। और लाल सागर जो है अक्षीय द्रोणी है। कैसी द्रोणी है? अक्ष के साथ। लाल सागर कौन सी भ्रंश घाटी का एक उदाहरण है? एक अक्षीय द्रोणी के अंतर्गत आता है, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। लाल सागर क्या? अक्षीय द्रोणी। अच्छा, लाल सागर बैकाल सागर कहाँ पे स्थित है? रूस में। सबसे गहरा झील बैकाल सागर है। सबसे गहरी झील पूछी है तो बैकाल सागर है, ठीक है। और सबसे पुरानी झील भी होती है बैकाल सागर। सबसे पुरानी झील कौन सी है? बैकाल सागर है। लाल सागर कहाँ पर है? अफ्रीका और एशिया के बीच में। देशों के नाम क्वेश्चन ही आता है, पूछा था ना, लाल सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश। जैसे ये है पूरा लंबाई में देखेंगे, ठीक है। इधर आपका मिस्र आता है, इधर भी आता है मिस्र, इस साइड में आपका मिस्र है, और इधर क्या आता है? सऊदी अरब, और यमन, और कोई है मिस्र। इधर कौन सा? सूडान,
इरिट्रिया, इरिट्रिया और जिबूती। टोटल कितने देश हैं? 6। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सऊदी अरब और यमन। 4 इस साइड होते हैं, 2 इस साइड। ठीक है, याद रखना लाल सागर से बॉर्डर मतलब जो बनाते हैं देश, उनके नाम क्या है। 6 देश है, सऊदी अरब है, यमन है, मिस्र है, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लाल सागर जो है भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है ना लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर की जो लंबाई है 193 किलोमीटर समथिंग है, 193 किलोमीटर लगभग। ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। और लाल सागर से साझा करने वाले ये हैं देश, इनके नाम मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया, जिबूती है, सऊदी अरब और यमन है। ठीक है, यनम कहाँ पे? यनम का, ठीक है, यनम किसका जिला है? केरल का जिला है, पुडुचेरी का जिला। किसका जिला है? उसके 4 जिले हैं, उसमें एक यनम है। और जो लाल सागर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर है। और जो लाल सागर होती है उसको हिंद महासागर से मतलब अरब की खाड़ी से कौन जोड़ता है? एक होता है अदन की खाड़ी, ये साथ में बता दो क्योंकि आगे पढ़ना वैसे भी। लाल सागर से जो यमन होता है, यमन के पास में एक खाड़ी है जिसको हम बोलते हैं अदन की खाड़ी। पूछा गया अदन की खाड़ी कहाँ पर है? ठीक है, तो अदन की खाड़ी यहाँ पर है। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में कौन सी जलसंधि जोड़ती है? जलसंधि होती है ना, हारमुज या बाब अल मंदेब। ये कौन सा बाब अल मंदेब जो होता है वो लाल सागर को किससे जोड़ती है? अदन की खाड़ी से जोड़ती है। अदन की खाड़ी लिखा है चाहे अरब सागर है, दोनों एक ही है। ठीक है, या हिंद महासागर भी दे सकता है क्योंकि हिंद महासागर का ही पार्ट है। तो लाल सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है या लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो क्या है? बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब जो स्टेट है या जनसंधि है, इसको हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और इधर आगे बढ़ेंगे तो फारस की खाड़ी आएगी, आगे गल्फ। ठीक है, गल्फ फारस की खाड़ी है। और नीचे क्या है आपका? ओमान की खाड़ी, क्योंकि यमन के जस्ट बगल में क्या है? ओमान है, इसको ओमान की खाड़ी या अरब सागर बोल दो। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जो जोड़ता है उसका नाम क्या है? हारमुज। कौन सी जलसंधि है? हारमुज जलसंधि। ठीक है, बाब अल मंदेब और हारमुज में कंफ्यूजन मत करना। और अदन की खाड़ी कहाँ पे है? कौन से देश के पास है? ओमान या यमन? ये याद रखना, जो अदन की खाड़ी हो यमन के पास में। ठीक, और ओमान की खाड़ी तो ओमान के पास में। ओमान की राजधानी मस्कट। आगे लिखना ब्रह्मसोत पर्वत। कौन सा पर्वत है? ब्रह्मसोत पर्वत। ब्रह्मसोत पर्वत, इसको हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। इसमें लिखना जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारों का भाग जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारों का भाग अवतरण हो जाए, किनारों के भाग का अवतरण हो जाए। ब्रह्मसोत पर्वत कहलाता है। ब्रह्मसोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रह्मसोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे कोई पठार है, समतल स्थिति में है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट बीच वाला छोड़ दो, ये क्षेत्र, और ये वाला नीचे की तरफ धंस जाते हैं दोनों किनारे। इन दोनों का क्या होता है? अवतरण हो जाता है। इसकी वजह से जो आकृति बनेगी, जैसे ये पर्वत है,
तो ये भाग स्थिर है, जहाँ पे था वहीं पे है, लेकिन इन दोनों भागों का क्या हुआ है, अवतरण हुआ है। ठीक है, जैसे कोई दो पार्ट्स है, बीच वाला भाग अपनी जगह पे स्थिर बना रहे, लेकिन किनारे वाले दोनों भाग जो होते हैं नीचे की तरफ धंस जाते हैं। तो इसकी वजह से जो पर्वत का निर्माण होता है, या उसे क्या बोलते हैं, भ्रंशोद बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है आपका क्या है, हार्स पर्वत। कौन सा पर्वत है, हार्स। इसमें उदाहरण का भ्रंशोद पर्वत में जैसे सतपुड़ा पर्वत है, कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। हाँ, सतपुड़ा पर्वत उदाहरण में, सतपुड़ा पर्वत जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये पूछा भी जाता है डायरेक्ट कि ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण भी है और किस देश में। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। फ्रांस का वास्जेस, क्या था, सतपुड़ा है जो कि भारत में है, और ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और वास्जेस पर्वत ये कहाँ पे है, फ्रांस में है, लेकिन ये किन किन देशों के बीच सीमा बनाती है, वास्जेस पर्वत। 3-4 पर्वत है ना, जूरा, पेरेनीज और वास्जेस, जो कि एक तो फ्रांस रहता है, कॉमन है, लेकिन 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाती है। जैसे आपका वास्जेस पर्वत जो होता है, ये जर्मनी के साथ बनाती है। किसके साथ बनाती है, फ्रांस की सीमा जर्मनी के साथ बनाती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, देखो याद करने का सिंपल सा है कि बीच में जा रहा है, ठीक है। तो जैसे किस क्या बनेगा, जर्मनी, ये किसके साथ बनाती है, जर्मनी। एक होता है जूरा पर्वत है और एक होता है पेरेनीज, तो इसका एग्जांपल नहीं है। तो एक तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, जर्मनी, और सतपुड़ा भारत में, और वास्जेस पर्वत कहाँ पे, फ्रांस में। आगे लिखना और एग्जांपल है, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। अगला पर्वत है हार्स पर्वत। हार्स पर्वत हार्स पर्वत। इसमें क्या होता है, जैसे एक समतल कोई भी पर्वत पठार है, ठीक है, समतल भूमि है, उसमें दोनों भाग स्थिर रहे, ठीक है, लेकिन बीच का भाग उठ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें बीच का भाग उठता है, और उसमें क्या था, किनारों का भाग उठता है। इसमें ये बीच वाला भाग उठा था और उसमें किनारों का भाग नीचे जाता था, और बीच वाला भाग स्थिर रहता था। बीच वाला भाग जब स्थिर रहे और किनारों का भाग नीचे जाता है तो उसको हम बोलते हैं भ्रंशोद पर्वत या ब्लैक पर्वत बोलते हैं। लेकिन जब किनारों का भाग स्थिर रहे और बीच का भाग ही उठ जाता है तनाव मूलक बल के कारण, तो वहां पे किस पर्वत का निर्माण होता है, हार्स पर्वत का निर्माण होता है। इसमें एक उदाहरण है हार्ज पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, हार्ज। जहाँ कहाँ पे है ये हार्ज पर्वत, हार्ज पर्वत कहाँ पे, जर्मनी में। कहाँ पे है, हार्ज नाम है। हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण हार्ज है, ठीक है, हॉर्स्ट पर्वत है और उसका उदाहरण क्या है, मतलब हार्स्ट पर्वत एक तरह से भ्रंशन की प्रक्रिया से बनती है, उसके अंतर्गत क्या आता है, हार्स्ट पर्वत बनती है। हार्स्ट पर्वत किसका उदाहरण है, हार्स्ट का है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट भ्रंशोद का है और भ्रंश घाटी का, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इनका पूछा भी है। और ये सब जो हार्ज पर्वत है, ये पर्वतों को मिलाने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उससे पूछ सकते हैं हार्ज पर्वत कौन से देश में है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, और आपका सियरा नेवादा कहाँ पे है, और भी जैसे लंका साहब बताई था आपको,
एटलस पर्वत कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। मोरक्को के पास में 3 देशों से जाती है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। आगे लिखना, इसमें लिखना, जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग, जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग यथास्थिर रहे और बीच का भाग जब दो भ्रंशों के किनारों का भाग यथास्थिर रहे तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए उसे हार्स्ट पर्वत कहते हैं, या उसे हार्स्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। ऐसे पर्वतों को हार्स्ट पर्वत की संज्ञा दी जाती है। भ्रंशों पर्वत में क्या था कि किनारों के भाग जो होते नीचे जाते थे और बीच वाला भाग अपनी स्थिति में यथास्थिर रहता था। और हार्स्ट पर्वत जो होता है उसमें क्या होता है, किनारों के भाग स्थिर रहते हैं अपनी स्थिति में यथास्थिर रहते हैं और बीच का भाग तनावपूर्ण बल के कारण ऊपर की दिशा में बढ़ता है, ठीक है। उसे हार्स्ट पर्वत बोलते हैं। हार्स्ट पर्वत के उदाहरण जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। अगले घटना में बहिर्जात बलों के, ठीक है। किसका? अब बहिर्जात बलों के बारे में कि बाहर लगने वाली जो बलें होती है वो कौन कौन सी। बहिर्जात बल क्या क्या, जैसे अपक्षय अपर्दन जिसको हम आच्छादन बोलते हैं, बहिर्जात बल। अगला कौन सा? बहिर्जात बल। तो थोड़ा ही पढ़ना, आगे फिर से पढ़ लेंगे। कौन सा बल है? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में कौन सी प्रक्रिया आती है? अनाच्छादन की प्रक्रिया आती है। कौन सी प्रक्रिया है? अनाच्छादन। अनाच्छादन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपक्षय होता है, दूसरा क्या होता है? अपवर्धन, ठीक है। इसमें 2 पढ़ना है, ठीक है। अपक्षय भी 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक, ठीक है। और बहिर्जात बल की पहले परिभाषा है। बहिर्जात बल किसे कहते हैं? बहिर्जात संचलन बोलते हैं ना इसको। देखो, वायु कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल वायु कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा वायु कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल के द्वारा होने वाले संचलन को बहिर्जात संचलन कहते हैं। ठीक है। अगला लिखना, अनच्छादन प्रक्रिया। अनच्छादन क्या होता है? अनच्छादन प्रक्रिया बहिर्जात संचलन से संबंधित यह एक संयुक्त प्रक्रम है। बहिर्जात संचलन से संबंधित यह एक संयुक्त प्रक्रम है। कैसे प्रक्रम है? संयुक्त है। संयुक्त कैसे? इसमें अपक्षय भी होता है और अपवर्धन भी होता है, ठीक है। लिखना पहला अपक्षय। तापमान और आर्द्रता
जैसी मौसमी कारकों के प्रभाव से, जैसी मौसमी कारकों के प्रभाव से, मौसमी कारकों के प्रभाव से चट्टानों के विघटन, प्रभाव से चट्टानों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया, वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक, एक होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, तीसरा कौन सा है? जैविक अपक्षय। कौन सा है? जैविक अपक्षय। ठीक है, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय क्या मतलब है? जिसमें पाला वगैरह जैसे पड़ता है, ठीक है। इसमें विघटन होता है, विघटन मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि अचानक पूरा पूरा पर्वत ही गायब हो जाए, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा थोड़ा, जैसे पाला वगैरह है, ठीक। इसमें उदाहरण है भौतिक वाले में, पाला, सूर्यातक, दाब। दाब, पाला की वजह से, सूर्यातक और दाब की वजह से होने वाले अपक्षय को क्या बोलते हैं? भौतिक अपक्षय कहा जाता है। दूसरा है रासायनिक। रासायनिक में क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा। पहले में जल योजन, जल योजन, जल के घुलने की वजह से, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अपक्षय, जल योजन, ऑक्सीकरण एवं अपक्षय, ठीक है। इन सब की वजह से जब होता है अपक्षय, उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। या घोल लिख लो, घोल, ठीक है, मतलब जल का उसमें घुलना, ये घोल भी है। और कार्बोनीकरण भी है। कौन सा है उदाहरण? और क्या है? कार्बोनीकरण। ये तीनों जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? रासायनिक, रसायन, ठीक है। और भौतिक मतलब जिसमें ताप, दाब इत्यादि क्रियाशील होते हैं, उनको हम बोलते हैं भौतिक। और रासायनिक क्या है? जो उसके रस मतलब आंतरिक भागों में परिवर्तन कर, उसके केमिकल्स में जो परिवर्तन करता है, जैसे जल योजन, ऑक्सीकरण और अपक्षय होता है। तीसरा है जैविक। जैविक मतलब जैसे मनुष्य ने जिसको प्रभावित करे, मनुष्य के द्वारा होने वाला प्रभावित है। जैसे जीव जंतु, इसमें रखना, जीव जंतु जब प्रभावित करते हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य। जैविक में क्या आता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य। जीव जंतु, ठीक है, वहाँ पे जीवों के हम लेके जाते हैं चराने वराने के उद्देश्य से, उसकी वजह से होता है। या पेड़ पौधों के उगने की वजह से होता है। पेड़ पौधों का देखा होगा, बीच में पेड़ निकल जाते हैं तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। और मनुष्य को प्रभावित करता है ये अपने काम के लिए। अब लिखना अपर्दन, अपर्दन। चट्टानी संरचना के टूटने फूटने, चट्टानी संरचना के टूटने फूटने से बनती है, ठीक है। चट्टानी फूटने के फलस्वरूप, चट्टानी संरचना के टूटने फूटने के फलस्वरूप अपर्दन की क्रिया होती है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अपर्दन कैसी प्रक्रिया है? गत्यात्मक, जो लगातार होगी।
इसमें रखें। इसके कारक क्या है? जैसे नदी है, नदी क्या है? लगातार कर रही है, मतलब इसमें उदाहरण अपर्दन निम्न कारकों के द्वारा होता है। अपर्दन निम्न कारकों से होता है, नदी के द्वारा, महासागरीय तरंग, ये दोनों लिख लो बहुत है। महासागरीय तरंग हो गया, नदी हो गया, इनकी वजह से जब भी चट्टानों की संरचना में टूटना फूटना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। और ये वृहद संचलन होता है, मतलब क्योंकि अपक्षय की प्रक्रिया भी अपर्दन के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें भी चट्टानों का क्या हो रहा है? पाला हो, सूर्या तप हो, या जीव जंतु या पेड़ पौधे हो, या मनुष्य के द्वारा हो रहा है, इनकी वजह से भी अपर्दन की प्रक्रिया होती है। जैसे मनुष्य जाके प्रभावित कर रहा है या जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, तो वो प्रक्रिया भी तो इसी में शामिल होगी, टूटने फूटने की प्रक्रिया में होगी। और जबकि अपर्दन की प्रक्रिया गत्यात्मक होती है, लगातार होती रहती है, ठीक है। और इसमें क्या है? जब ये प्रभाव पड़ेगा तभी होगा, जैसे मनुष्य जाके जब प्रभावित करेगा उस क्षेत्र को तभी होगा। और जीव जंतु है या जल योजन, ऑक्सीकरण, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खुला हुआ है, जब बारिश होगी तब वो स्थिति आएगी, हमेशा तो नहीं होगी ना, हर एक कंडीशन अलग अलग समय लागू होगा, एक साथ साथ, मतलब जब लगातार मनुष्य उसको तो प्रभावित नहीं कर रहा है, जब मनुष्य जाएगा उसको प्रभावित करेगा तो अपक्षय के अंतर्गत आएगा। जबकि ये अपर्दन की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, महासागरीय तरंगें तो हमेशा आएंगी, नदियां जो है लगातार एक जगह प्रभावित हो रही है, जैसे गंगा नदी और सब नदियां, वहां से चट्टानों मतलब पर्वतों का अपर्दन लगातार कर रही है। इसमें भूमिगत जल भी लिखना, हिमनद भी है, हिमनद भी ऐड कर लो। ग्लेशियर जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, जब ग्लेशियर का पिघलना होता है तो एक साथ वो अपने साथ जो है पर्वतों का भी इस तरह से अपर्दन करते हैं। पर्वतों पे ही ग्लेशियर है, ग्लेशियर, हिमनद, ठीक है। बस सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन कहाँ पे है? लद्दाख में। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? जेमू नहीं, जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम में। मिलाम उत्तराखंड में, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? शारदा नदी, शारदा नदी है ना, शारदा नदी वहाँ से निकलती है। गंगोत्री यमुनोत्री तो पता ही होगा। अच्छा, और एक और है चौराबाड़ी, यहाँ से कौन सा क्या निकलता है? एक चौराबाड़ी है, अलकनंदा या मंदाकिनी का नाम सुना, यहाँ से निकलती है। और इम्पोर्टेंट में से इनमें तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बोखरचू वगैरह भी है जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इतना कर लेना, वो संचलन में इतना ही है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत रहेगा, और उसमें जैसे प्लेट विवर्तनिकी वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।